तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये आपका चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, जो कि है आपका डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स। डोमेस्टिकेशन इन प्लांट वाला जो चैप्टर है वैसे ये आपके एकेडमिक सेक्शन में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इस सेक्शन के कुछ पोर्शन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए जाते हैं और उसके एग्जाम्पल, क्योंकि ये पोर्शन जो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गए, ये पोर्शन आपका बायोटेक्नोलॉजी के साथ कोरिलेट करता है। तो वहाँ उस कोरिलेशन की वजह से यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। और रही बात कॉम्पिटेटिव की, तो कॉम्पिटेटिव में इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो आपका कंपटीशन का 13 तारीख को टेस्ट होने जा रहा है उसके अंदर इसका आधा पोर्शन आएगा और वो हाफ पोर्शन है आपका डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स। तो हम अभी डोमेस्टिकेशन इन प्लांट को कवर करेंगे और उसके बाद इसके आगे पोर्शन को कवर करेंगे जो आधा पोर्शन है इसका, जो कि है डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्लांट पार्ट में और एनिमल पार्ट में। तो सबसे पहले हम प्लांट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो एकेडमिक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चैप्टर लगभग पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बार जो मैं नोट्स आपको करवा रहा हूँ वो आप सभी बनाएंगे अच्छे से, और इस चैप्टर को एक बार आप लोग जिन्होंने करा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं करा है वो एक बार इस चैप्टर को कर लेंगे अच्छे से। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं न्यू चैप्टर स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और इसमें हम प्लांट पार्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स, ठीक है, डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? यदि जो प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है कि हमें किसी प्लांट को क्या करेंगे, हम हमारे पास कोई ये प्लांट है, हम इस प्लांट को यूज करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे किस तरह से? हम इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्लांट के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाएं, जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, टेम्परेचर के अगेंस्ट टॉलरेंस हो सके। ये सारी प्रॉपर्टी हम एक प्लांट के अंदर क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग क्लियर हो गई। प्लांट ब्रीडिंग जो है ये कब देखी गई थी? प्लांट ब्रीडिंग के एविडेंस देखे गए थे अब से लगभग 900 टू 1100 ईयर्स पहले प्लांट ब्रीडिंग इनिशिएट की गई थी। और प्लांट ब्रीडिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके दो टाइप्स हैं। पहला अच्छा, नोट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। नोट्स आप लोग जो मैंने आपको शेयर किए थे वहां से आप कॉपी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के दो टाइप्स हैं, एक होता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और दूसरा है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की यदि बात करेंगे तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम सिंपल एक स्टेप करते हैं, इसके अंदर होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और यदि जो हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। तो इसमें हमने दो प्योर लाइन प्लांट लिए, प्योर लाइन प्लांट। अच्छा, अब आप लोग ना जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ चुके हो
तो आप लोगों को पता होगा प्योर लाइन का मतलब क्या होता है। तो आप में से कोई भी एक स्टूडेंट, दीपा जैसे हमारे बीच में है, तो दीपा ये बताइए प्योर लाइन का मतलब क्या है। बोलो दीपा। दीपा हो या ऐसे ही ज्वाइन करके चले गए हो। मनीष कुमार। मनीष कुमार हमें सुन पा रहे हैं तो प्योर लाइन का मतलब बताएं क्या होता है। मनीष कुमार भी नहीं है हमारे बीच। अंजलि। अंजलि आप बताओ बेटा प्योर लाइन का मतलब क्या है। भावना। भावना प्योर लाइन का मतलब क्या होता है। प्रिया यादव। प्रिया यादव। ये जितने बच्चों से मैं आंसर कर रहा हूँ ना, और कोई जो है रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये बेटा मैं आज आपके घरों पे फोन करने वाला हूँ। या तो मैं करूंगा या डीन सर करेंगे। ये बच्चे जो हैं क्लास में सो जाते हैं और रिप्लाई नहीं करते हैं। मनोज कुमार। यस सर। बताओ भाई प्योर लाइन का मतलब क्या होता है। सर प्योर लाइन मीन्स इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, हाँ मतलब। कोई डिजीज नहीं होगी, मतलब प्लांट वगैरह में रेजिस्टेंस रखेगा सभी चीज के लिए। अच्छा हाँ दीपक बोलो क्या कहना चाहते हो आप। सर ये प्योर लाइन प्लांट होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन शो करते हैं, जैसे कि कोई भी एक प्लांट है वो टोल है, मतलब वो हाइब्रिड नहीं है। तो उसमें यही वाले दोनों। जीन रहेंगे दोनों। जी सर। हाँ तो बिल्कुल ठीक शाबाश। तो प्योर लाइन का मतलब है यहाँ पर कि भाई इसमें क्या होगा, जिसमें एक ही तरह का कैरेक्टर हो तो वो कहलाएगा प्योर लाइन। तो क्लासिकल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, प्योर लाइन प्लांट लेते हैं जिसमें एक ही तरह का कैरेक्टर रहे। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्लांट किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो सकता है, वो हो भी सकता है रेसिस्टेंट, और हो सकता है उसमें वो डिजीज हो रही हो। ठीक है। तो प्योर लाइन ब्रीडिंग, प्योर लाइन प्लांट लेंगे हम, दो प्लांट लेंगे प्योर लाइन जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, उनको हम मिक्स कराएंगे और मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने उसका क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। और हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद हमारे पास जो प्लांट आएगा वो कैसा होगा, वो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट हमारे पास आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। जबकि अगर हम मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग की तरफ बात करें, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी, डीएनए की स्टडी कर ली, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर टूल्स का यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब किसी प्लांट में हमें डिजायरेबल कैरेक्टर डालना है तो हम क्या करेंगे, अब हम पूरी मिक्सिंग कराने की बजाय क्या करेंगे, एक डिजायरेबल जीन निकालेंगे, जीन निकाल के उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारे प्लांट के अंदर आ जाएगी। मतलब जो हमारा न्यू प्लांट आएगा उसके अंदर हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर हमें दिखने लगेगा। ये कहलाती है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। तो दो तरह की प्लांट ब्रीडिंग है आपके पास, एक है क्लासिकल, दूसरी है मॉडर्न। देखो ये चैप्टर जितना आपको आसान और छोटा सा दिखाई देता है ना एनसीईआरटी में, ये एक्चुअल में उतना आसान नहीं है। इसमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको कुछ पोर्शन, कुछ लाइनें तो समझ में आएंगी, कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, उनको स्किप कर दोगे, छोड़ो हटाओ, ये नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करके खत्म कर लोगे। तो ऐसा ना करें,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं नोट्स आपको करवा रहा हूँ वो नोट्स आप लोग अच्छे से करें, क्योंकि जब एक बार आप ये नोट्स समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो फिर एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको समझ में आएगी कि वो क्या कह रही है। और बायो में हमें बस यही करना है, अगर हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ में आ रही है तो फिर हमारी एकेडमिक की परसेंटेज कोई नहीं रोक सकता, हमारे कंपटीशन में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्लांट ब्रीडिंग के, हमने टाइप्स देख लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जब प्लांट ब्रीडिंग हम करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं। तो डिजायर्ड कैरेक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं? डिजायर्ड कैरेक्टर्स, तो देखिए डिजायर्ड कैरेक्टर्स में हमारे पास एक होता है प्रोडक्टिविटी, कि भाई हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई यील्डिंग, हाई यील्ड। तो हाई यील्ड हो गया डिजायर्ड कैरेक्टर। दूसरा क्या हो सकता है? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इम्प्रूव क्वालिटी होनी चाहिए, इम्प्रूव क्वालिटी हो सकती है। इसके अलावा ये रेसिस्टेंट हो सकता है, रेसिस्टेंट किससे रहेगा? डिजीज से हो सकता है। इसके अलावा पेस्ट वगैरह के एक्शन से रेसिस्टेंट हो सकता है। इंसेक्ट के एक्शन से अपने आप को बचाने वाला होना चाहिए, प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इंसेक्ट से बचाए, डिजीज से अपने आप को बचाए। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, या इसे बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस, और एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या हो सकते हैं? जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, इसके अलावा ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, और इसके अलावा क्या होता है? आग लग गया मतलब कहीं पर। तो फ्लड में, ड्राउट में, फायर में, इन सब के अंदर भी प्लांट क्या करे? अपने आप को कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट टॉलरेट कर सके, बचा सके। और इसके अलावा कुछ जो पैथोजन है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, तो प्लांट ऐसा हम बनाएं कि जो अपने आप को बैक्टीरिया से, फंजाई से और वायरस के एक्शन से बचाए। तो ये सारे हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हैं। हम चाहते हैं प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम ये चाहते हैं कि प्लांट की क्वालिटी बढ़ जाए, प्लांट के अंदर कोई डिजीज ना हो, उस पर किसी पेस्ट का एक्शन ना हो, किसी इंसेक्ट का एक्शन ना हो, बैक्टीरिया को उसको अफेक्ट ना कर पाए, फंजाई अफेक्ट ना कर पाए, वायरस अफेक्ट ना कर पाए। इसके अलावा मान लो कभी बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी वो प्लांट सर्वाइव कर जाए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी प्लांट सर्वाइव करे। तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम एक प्लांट के अंदर डेवलप करते हैं, और इन सारी प्रॉपर्टी, इन सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए ही हम लोग परफॉर्म करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। अब जो हमारा क्लासिकल मेथड चलता आ रहा है, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है फार्मिंग का, उसमें क्या करते हैं? उसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग में एक तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, जो पहले के लोग किया करते थे। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये लोग वही खाद वगैरह का यूज करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, लेकिन उससे क्या होगा? उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बहुत लो होगी। तो लो प्रोडक्टिविटी है। अब भाई जब प्रोडक्टिविटी लो है तो फूड क्या होगा? जो फूड की अवेलेबिलिटी है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, वो बहुत कम होगी, यानी कि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। और हमें पता है कि इंडिया का जो जीडीपी है उसका तो अबाउट 33% जीडीपी किससे आता है? एग्रीकल्चर से आता है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, हाँ, शाबाश, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है ये लगभग 33% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और जो हमारे एम्प्लॉय हैं इंडिया में, उसमें लगभग 62% किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए इसके बाद, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फिर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में साइंटिस्टों ने प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स का यूज किया, या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज किया। और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका यूज किया था वो थे नॉर्मन।
नॉर्मैन ई बोरलॉग, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, नॉर्मैन ई बोरलॉग। तो नॉर्मैन ई बोरलॉग ने इसको सबसे पहले यूज किया था और इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो बोरलॉग ने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से जो वीट, राइस और मेज की प्रोडक्टिविटी थी, इसको इंक्रीज कर दिया, एनहांस कर दिया। और इंडिया के अंदर इसी टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और जो ये साइंटिस्ट थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट ब्रीडिंग, फादर ऑफ इंडियन प्लांट ब्रीडिंग। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लांट ब्रीडिंग को इंडिया के अंदर। और इंडिया में जो प्लांट ब्रीडिंग आया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये आया था मिड 1970 के आसपास, और वर्ल्ड वाइड ये आया था कब? ये आया था मिड 1960s के आसपास। तो 1970 में इंडिया में आया, और इंडिया में किस एरिया के अंदर आया था? इंडिया में आया था स्टेट में पंजाब में एंड हरियाणा के अंदर। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्टिविटी करी थी वीट की, मेनली वीट, इसके अलावा राइस और मील, ठीक है। लेकिन मेनली क्या था? वीट था। वीट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ था हरियाणा में और पंजाब में, ठीक है। और आज की डेट में यदि देखोगे तो वीट का प्रोडक्शन आज की डेट में भारत के जिस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है उसका क्या नाम है? बोलो भाई, पता होगा आप लोगों को तो। उत्तर प्रदेश। हाँ जी, नहीं, अरे उत्तर आपका प्रदेश। हरियाणा है, हरियाणा है आपका। इसके बाद ये हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यदि पूछेगा आपसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको कौन लाया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट किया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया और ये 1960 में आया था मिड, इसलिए हम नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इन्होंने क्या करा? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके वीट, राइस और मेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। और इंडिया के अंदर तब आया था ये 1970 में आया था, और पंजाब और हरियाणा के अंदर आया था। अब प्लांट ब्रीडिंग की हमने बात करी कि प्लांट ब्रीडिंग से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो प्लांट ब्रीडिंग में एक्चुअल में होता क्या है, इसके स्टेप क्या है, प्लांट ब्रीडिंग में हम करते क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप। इसको हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। आपको ना एनसीईआरटी में एक जगह लाइन मिलेगी, कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम, सेम स्टेप एज, जब आप वो पढ़ोगे वहां पे म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इसमें जो स्टेप है बाकी के म्यूटेशनल ब्रीडिंग में वो सेम है जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग के अंदर है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग कहें वो एक ही बात है। तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं वो हम देखते हैं। स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या क्या स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर हम ना बात कर रहे हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले हमने क्या करा, पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी का मतलब है कि इसमें हमने कोई क्रॉप प्लांट लिया है, क्रॉप प्लांट है, इस क्रॉप प्लांट की जितनी वैरायटी हैं वो सारी वैरायटी हम इकट्ठी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए भाई शुगर केन ही हो गया, तो शुगर केन की डिफरेंट वैरायटीज इकट्ठी करेंगे। या वीट हो गया, तो वीट की जितनी वैरायटी हैं वो सारी वैरायटी हमने कलेक्ट कर ली एक जगह, इकट्ठी करी। आप क्या करेंगे, उस वैरायटी में हमने देखा, हमने मान लो ये वैरायटी ली A, B, C, D, E, F, ये सारी वीट की वैरायटी हैं।
अब वीट की वैरायटी में जो हमारे पास एफ वाली वैरायटी है और जो मान लो ई वाली वैरायटी है, इनके अंदर हमें कुछ अच्छे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर किसकी वजह से होंगे, हम जेनेटिक्स पढ़ के आए हैं तो हमें पता है कि जो भी कैरेक्टर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जीन होता है, या हम बोल सकते हैं एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके एलील को आइसोलेट कर लेंगे, इनके हम जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, मतलब इसकी सीड हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, सीड ले लेंगे इस प्लांट की जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। और इसके सीड को प्रिजर्व करने का जो तरीका है इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड या क्राइसो या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे हम, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, हमने क्रायो प्रिजर्वेशन में हम कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन, कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, या मान लीजिए सीडी हो सकता है, इसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं और टेम्परेचर रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, इस पे स्टोर करेंगे इसको ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकें। और इस तरह से स्टोर करना जीन्स को या एलील्स को स्टोर करना, ये कहलाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, एक जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है और दूसरा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है एलील्स को या जीन को किसी भी एक प्लांट के, जो हमने प्लांट लिया है उस पूरे प्लांट को या उसकी सीड को जिसके अंदर डिफरेंट एलील्स या जीन्स देखे जा रहे हैं, जो डिजायरेबल एलील या डिजायरेबल जीन है, उस पूरे के पूरे प्लांट को या उसकी सीड को स्टोर कर लेना, प्रिजर्व कर लेना, ये कहलाता है, या कलेक्ट कर लेना, ये कहलाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो टेक्निक कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन को हम लोग क्रायोसो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रायोसो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायोसो प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है ये समझ में आ गया, जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। तो पहला स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ वायबिलिटी, जिसमें हमने जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर लिया, यानी कि अब हमारे पास वो प्लांट आ गए हैं जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर हैं। तो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट को यहाँ पर सेलेक्ट किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। कलेक्शन के बाद अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उनके अंदर से 2 प्लांट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे मेल फ्लावर जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर रहेगा, और एक ले लेंगे फीमेल फ्लावर। जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर वाले 2 पेरेंट्स चुनेंगे, एक लेंगे मेल फ्लावर, एक लेंगे फीमेल फ्लावर, दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब करा देंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेल को और जो फीमेल हमने लिया है, 2 अलग अलग हमने लिए ना, इनको क्या कर देना, इनका फर्टिलाइजेशन करा देना, रिप्रोडक्शन करा देना। लेकिन रिप्रोडक्शन कैसे कराएंगे हम, इसमें हम 3 अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। देखो क्या क्या स्टेप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे ये हमारे पास फ्लावर है और सपोज करिए कि हमारे पास जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो इसमें ये तो हो गई ओवरी, स्टिग्मा, और इसके अंदर ये एंथर भी है। अब हमें इसका सिर्फ फीमेल पार्ट चाहिए, मेल पार्ट नहीं चाहिए, हमें इसको इस वाले प्लांट से क्रॉस कराना है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट देखा जा रहा है बस। यानी कि हम चाहते हैं इसका पोलन ग्रेन इसमें हम डाल दें स्टिग्मा पे, तो इसको इससे फर्टिलाइजेशन कर दिया जाएगा, ये मेल फ्लावर हो गया, ये बाइसेक्सुअल है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके अंदर एक टेक्निक यूज करेंगे
और वो टेक्निक रहेगी आपकी जो इसके अंदर अप्लाई की जाएगी, वो होगा इमास्कुलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप होगा इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में फोर्सेप की हेल्प से हम इसे कट कर देंगे, फिलामेंट कट करके, यानी कि एंथर को कट करके रिमूव कर देंगे। तो एंथर रिमूव हो गया। एंथर रिमूव होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा फ्लावर। अब इसके अंदर सिर्फ क्या रह गया है, फीमेल पार्ट रख दिया। अब कहीं कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट ना कर दे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लेंगे सेलुलोज बैग, और सेलुलोज बैग से इसकी स्टिग्मा को कवर कर देंगे। तो ये लिया हमने सेलुलोज बैग, और इसको कवर कर दिया स्टिग्मा को। ये प्रोसेस कहलाया, सेकंड स्टेप कहलाया बैगिंग। फिर बैगिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में जब ये स्टिग्मा पूरी तरह से मैच्योर हो गई होगी, तो हम ये वाला एंथर लेंगे, इसके पोलन ग्रेन लेंगे और स्टिग्मा के ऊपर इसको डस्ट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन। डिजायर्ड पोलन को डस्ट कर देंगे ओवर स्टिग्मा पे, ठीक है। इसको हटाएंगे बैग को और इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन डाल देंगे। अब पोलन ग्रेन डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से इसको रीबैग करेंगे। तो रीबैग कर देंगे। रीबैगिंग क्यों करते हैं, रीबैगिंग इसलिए करते हैं कि आपने पोलन ग्रेन डाल दिया। अब पोलन ग्रेन डालने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन फिर से उसके ऊपर आ जाए, चांसेस है ना भाई, पोलन ग्रेन उसके ऊपर आपने डाल दिया। अब ऐसा तो नहीं है पोलन ग्रेन डालते ही तुरंत ही उसमें क्या होगा, पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा, मींस तुरंत ही पोलन ट्यूब बन जाएगी, अंदर चली जाएगी। पोलन ट्यूब बनने में कुछ टाइम लगेगा। सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन से स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करेगी, वो केमिकल क्या होगा, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेंगे। जी रवि बोलिए। मिस्टर रवि कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे, रीबैग करेंगे। तो रीबैग किस लिए करते हैं, रीबैग इसलिए कर देते हैं इसको कि भाई जब हमने इसके ऊपर पोलन ग्रेन डाल दिया है स्टिग्मा के ऊपर, तो अब ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डालते ही तुरंत ही क्या होगा, इसमें पॉलिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा या तुरंत पोलन ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब बनने में कुछ टाइम लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आए और वो इसके ऊपर जल्दी जर्मिनेट कर जाए और वो बना ले पोलन ट्यूब। तो अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम इसको रीबैग कर देते हैं, ठीक है। बैगिंग किस लिए करते हैं, अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए, और रीबैगिंग भी किस लिए करते हैं, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन रोका जा सके। बैगिंग करते हैं बिफोर डस्टिंग द पोलन ग्रेन और रीबैगिंग करते हैं आफ्टर डस्टिंग द डिजायरेबल पोलन ग्रेन। ये डिफरेंस दोनों में आप याद रखिएगा। इसके बाद फाइनली क्या होगा, इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी, और पोलन ट्यूब बनने के बाद आपको पता ही है कि क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जो डिजायरेबल सीड है वो आ जाएगा। फिर आप उस सीड को किस में डालोगे, सॉइल में डालोगे और उससे नया प्लांट डेवलप करोगे। तो आपके पास डिजायरेबल प्लांट आ गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 3 स्टेप तो हो गई है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम सिलेक्शन करेंगे और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो आया है उसकी टेस्टिंग करेंगे। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ना जो हमारे पास गुड क्वालिटी का रिकॉम्बिनेंट आएगा, क्योंकि इसमें हम जब इसमें देखिए जब हम ये कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बीज प्रोड्यूस करेंगे, हम नंबर ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे इससे, ठीक है। तो उनमें से क्या करेंगे हम, जो गुड क्वालिटी का होगा उन सब में जो सबसे बेटर क्वालिटी होगी, गुड क्वालिटी रिकॉम्बिनेंट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और गुड क्वालिटी रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के बाद अब इस प्लांट में क्या कराएंगे हम, अब इसमें कराएंगे अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम क्यों कराते हैं, जब हमारे पास गुड क्वालिटी का रिकॉम्बिनेंट आ गया तो अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने की जरूरत क्यों है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसलिए कराएंगे, ये रिक्वायर्ड किस लिए है, ये रिक्वायर्ड है टू स्टेबलाइज द डिजायर्ड कैरेक्टर, ताकि हमारा जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो स्टेबल हो सके। मीन्स ये है कि जैसे आपके पास ये कोई ए प्लांट आ गया, इस प्लांट के अंदर ई और एफ प्लांट इन दोनों के कैरेक्टर हैं, ये हमारे पास गुड क्वालिटी का रिकॉम्बिनेंट आया, किस चीज के अंदर वेरिएशन है, वो रिकॉम्बिनेंट है। अब इसके अंदर हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, इसलिए कराया क्योंकि जब इसके कैरेक्टर फ्यूज होकर अगली जनरेशन में जाएंगे, फिर अगली जनरेशन को फ्यूज कराएंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ताकि इसके कैरेक्टर और आगे ट्रांसफर हो। तो होगा क्या कि इसके अंदर ना होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, और जब इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी तब क्या होगा, तब फिर नेक्स्ट जनरेशन में जब वो कैरेक्टर जाएगा तो वो कैरेक्टर एक दूसरे से या अपने आप में डिफरेंशिएट नहीं होगा या डिस्टिंग्यूश नहीं होगा, या बोलेंगे वो कैरेक्टर अलग अलग नहीं होगा, उसके एलील सेपरेट नहीं होंगे। और जब एलील उसके सेपरेट नहीं होंगे मींस कि वो कैरेक्टर आपको अगली जनरेशन में दिखाई देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं ताकि हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर स्टेबल हो सके। अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे तो इस जनरेशन में तो इसके अंदर तो डिजायरेबल कैरेक्टर आ गया है, लेकिन आगे जब जनरेशन में जाएगा ना तो वेरिएशन आ जाएगा उसके अंदर, मतलब वो कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है या वो कैरेक्टर खत्म हो सकता है। तो डिजायरेबल कैरेक्टर को खत्म होने से रोकने के लिए हम इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जो ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है, ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो गई। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं हमेशा। ये आपका बायोटेक से कोरिलेट करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको आपके सामने आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसलिए कराएंगे ताकि होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट हो जाए, ताकि कैरेक्टर जो है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो, सेग्रीगेट ना हो। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। अब नंबर ऑफ जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास में प्लांट आएगा, ये जो डिजायरेबल क्रॉप हमारे पास आएगी, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसको मार्केट में रिलीज करेंगे और कमर्शियलाइज कर देंगे फॉर फार्मर्स के लिए। इसमें क्या करते हैं, अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग किसमें करेंगे कि वो डिजीज रेजिस्टेंट है या नहीं, वो टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर पे, मतलब जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो उसको दे रहे हैं उस पे वो रह पा रहा है या नहीं, फर्टिलाइजर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, पेस्ट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इंसेक्ट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसमें से प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्या कर रहा है वो। ठीक है, मींस जो जो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर लाना चाहे थे वो सारे डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। यदि जो सारे डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको फार्मर्स को देंगे। और एक कंट्री में, जैसे इंडिया के अंदर है, मान लो हम वीट की वैरायटी हमने एक नई डेवलप करी इंडिया में, तो इंडिया में वीट की वैरायटी को हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डिजायरेबल प्लांट आया है, ये सारे ये 4 स्टेप कराने के बाद
हमने उसकी टेस्टिंग करी है सारी चीजों में, और फिर क्या करा, फिर हमने इसको फार्मर को दे दिया। तो इंडिया में हमने एक जगह इसको दे दिया, मान लीजिए दिल्ली में नहीं, एक दे दिया हरियाणा के अंदर, एक जगह दिया है हमने इसको पंजाब के अंदर, एक जगह हम इसे करा रहे हैं केरला के अंदर, एक जगह हम इसे करा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 4 जगह मान लो हम इसको लेके गए। तो हमने अब जो हरियाणा के अंदर हमने जो वीट दिया उसे नाम दे दिया WH, पंजाब में दे दिया WP, तमिलनाडु में दे दिया WT, केरला में दे दिया WK। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फार्मर्स जो है इसको पंजाब में ग्रो कराएंगे, हरियाणा में ग्रो कराएंगे, केरला में ग्रो कराएंगे, तमिलनाडु में ग्रो कराएंगे। जहां पर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे केरला में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, तो चारों जगहों में से जहां पर प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, जहां पर उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, ये सारे जो हमने टेस्ट किए थे वो सारे टेस्ट जहां पर उसको दिखाई देंगे। मींस मान लीजिए हरियाणा में सबसे अच्छा रिजल्ट आया, तो ये जो हरियाणा की वैरायटी होगी WH, इसे फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे, कमर्शलाइज कर देंगे कि ये जो वीट की वैरायटी है ये क्या है, ये हमारी डिजायरेबल क्रॉप है या हमारी मॉडिफाइड या रिकॉम्बिनेंट क्रॉप है जिसके अंदर ये डिजायरेबल कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। और कोई भी नई क्रॉप जब मार्केट में लॉन्च होगी तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए इंडिया के अंदर एक संस्था है जो इसको न्यू क्रॉप्स को मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करती है, लॉन्च करती है, वो है NBPGR। और ये NBPGR क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बुरिया ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। और कहां पर है ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ना एक वो है पूसा कैंपस, वहां पर है ये। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है। तो ये हमने पढ़ लिए प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप। आई होप आप सभी को ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग के सारे स्टेप हो गए, 5 स्टेप हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और यदि इन 5 स्टेप में कोई डाउट रहे, और यदि 5 स्टेपों में आपको कोई डाउट रहे तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। प्लांट ब्रीडिंग की मदद से फिर हमने राइस की और वीट की कुछ वैरायटी डेवलप की हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। देखिए, अब प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से कुछ वीट की वैरायटी आई है और कुछ राइस की वैरायटी आई है। तो जो वीट की वैरायटी आई, वीट का जो प्रोडक्शन था 1960 के आसपास, वो था लगभग 11 मिलियन के आसपास, जो कि 1960 से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसके मिड में आया था, तो 1960 से 2000 तक ये 11 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया, लगभग 75 मिलियन टन हो गया। पहले 11 मिलियन टन था, फिर कितना हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। और जो राइस का प्रोडक्शन है वो इस टाइम पे था 35 मिलियन टन, जो बढ़ के कितना हो गया, जो बढ़ के हो गया 89.5 मिलियन टन। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने ये लाए थे जो क्या कहते हैं आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने वीट की एक वैरायटी डेवलप करी और ये डेवलप हुई थी मैक्सिको के अंदर। और इस सेमी ड्वार्फ वैरायटी का नाम है एटलस 66। ये वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जो मैक्सिको में डेवलप हुई थी, सेमी ड्वार्फ
वैरायटी, आपको ना ये आपने नाम कई बार पढ़ा होगा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब होता है जिसके अंदर हमने कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ऐड किया है, जो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है उसे बोलते हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटी। और ये है आपकी वीट की एटलस 66। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है वीट की। फिर 1963 में 1963 में वीट की 2 सेमी ड्वार्फ वैरायटी आई जो कि इंडिया में थी, और उसके नाम है सोनालिका एंड कल्याण सोना। इसको ना ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग छोटी सी ट्रिक से, कि जो सोनालिका है वो कल्याण ज्वेलर्स का सोना पहनती है। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना 2 क्या है, वीट की वैरायटी है। इनकी खास बात क्या है कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हाई यील्ड है, और ये डिजीज रेसिस्टेंट है। हाई यील्ड है और डिजीज रेसिस्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई वीट की वैरायटी। अगर जो मैं राइस की वैरायटी की बात करूं, तो राइस की अगर वैरायटी देखोगे तो राइस की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो एक है जो सबसे पहली बनाई गई थी, IR8। और ये जो IR8 है ये फिलीपींस में डेवलप किया गया था, और इसको बनाया था IRRI ने। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है, ये है फिलीपींस के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे IR8 कहां बनाई गई थी। और फिर ताइवान में एक और वैरायटी बनाई गई राइस की। ताइवान के अंदर जो राइस की वैरायटी बनाई गई वो थी टाइचंग नेटिव फर्स्ट। ठीक है, और इंडिया में कौन सी वैरायटी बनाई गई राइस की, यदि इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में राइस की 2 सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई थी। एक थी जया और दूसरी थी रत्ना। चावल की 2 वैरायटी है इंडिया में, जया और रत्ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। फिर हम बात करते हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ शुगर केन। कुछ गन्ने की वैरायटी भी हमारे पास आती है। यदि जो शुगर केन की सेमी ड्वार्फ वैरायटी देखेंगे तो शुगर केन की नॉर्मली 2 स्पीसीज देखी जाती हैं। एक है सेकेरम बारबेरी, दूसरी है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम और दूसरा है सेकेरम बारबेरी या बारबेरी। दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है ये आपका नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, तो ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। और ये ग्रो किया जाता है आपका साउथर्न इंडिया के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। जो ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करा जा रहा है सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसमें ना एक तो शुगर कंटेंट कम है, दूसरा इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या खास बात है, लो शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट लो है और पुअर प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं होती। जबकि हम बात करें अगर सेकेरम बारबेरिस की, तो सेकेरम बारबेरिस जो है इसका थिक स्टेम है, और थिक स्टेम होने की वजह से इसमें क्या है, हाई शुगर कंटेंट है। तो हाई शुगर कंटेंट और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है इसकी। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ऐसा शुगर केन बनाया जाए जो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ग्रो हो जाए इस वाले को, लेकिन ये ग्रो तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करा, इनको हमने मिक्स करा दिया।
सैकेरम बारबेरी को ऑफिसिनेरम से मिक्स कराया तो हमारे पास हाइब्रिड शुगर आ गया, या हाइब्रिड शुगर केन। तो इसमें आ गया हाइब्रिड शुगर केन। और जो ये हाइब्रिड शुगर केन है इसमें क्या क्या खास बात है, एक तो इसका हाई शुगर कंटेंट हो गया, शुगर कंटेंट बढ़ गया, स्टेम क्या हो गया, थिक हो गया, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, हाई प्रोडक्टिविटी हो गई, और तो और कैन ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, और इसको नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ग्रो कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुगर केन की वैरायटी। इसके बाद कुछ हमारे पास आई मिलेट्स की वैरायटी। तो मिलेट्स की भी कुछ हमने हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करी, जैसे हाइब्रिड मेज हो गया। हाइब्रिड मेज को यदि आप देखेंगे ना तो इसमें कॉर्न का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है, और इसी से हमने डेवलप करके बेबी कॉर्न प्रोड्यूस करे। बेबी कॉर्न आपने पिज्जा में देखे होंगे, पिज्जा के अंदर जो कॉर्न डलते हैं ना उन्हें बोलते हैं बेबी कॉर्न। और जो नॉर्मल आप भुट्टा वगैरह जो खाते हैं वो हमारा कॉर्न कहलाता है। उसके आपने देखा है कि कॉर्न साइज क्या हो रहा है, अब हाई हो रहा है, या जो कॉर्न का जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर कॉर्न देखे जाते हैं उसका उसके अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ कॉर्न है, जो दाने हैं मक्के के वो ज्यादा हो गए। एक वैरायटी आ गई यहाँ पर ज्वार की, हमने वैरायटी प्रोड्यूस करी कि इसमें ज्वार का साइज लार्ज रहेगा। दूसरा हमने प्रोड्यूस करा बाजरा, बाजरे का शेप इसमें प्रॉपर राउंड शेप आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी सेमीड्वार वैरायटी है, और इनमें खास बात क्या है कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के अगेंस्ट रेसिस्ट कर सकती हैं। तो दे कैन रेसिस्ट अगेंस्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर दिया। ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया, प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप पूरे हो गए, और प्लांट ब्रीडिंग से हमने कौन कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस करी है वो समझ में हमें आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो हमें बनाने हैं उसके लिए करेंगे प्लांट ब्रीडिंग, और फिर हम पढ़ेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक करके रखेंगे आप लोग अच्छे से, और इसको रिवाइज करते रहिए, और जो भी आपका डाउट है वो आप लोग डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।